हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है बच्चों? फसल उत्पादन और प्रबंध। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट और उसका प्रबंध। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज ए फार्मर, और उनके अंकल क्या हैं? एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शावल, प्लाव एसेट्रा इन द फील्ड। और एक दिन उन्होंने खेत में कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा और हल। अब देखिए यहाँ कौन है? ये है बूझो। और ये क्या पूछ रहा है? I want to know where and how we use these tools. मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इन टूल्स का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। You have learned that all living organisms require food. तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि सभी जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। Plant can make their food themselves. और जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। तो क्या आपको याद आया कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? बिल्कुल। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। और जो एनिमल्स हैं और यहाँ तक कि जो मनुष्य है वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर मनुष्य और जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम भोजन खाते ही क्यों हैं, खाना खाते ही क्यों हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body function. तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो सजीव भोजन करते हैं उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग वो अपने बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस के लिए करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस? सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन का क्या मतलब है बच्चों? पाचन। रेस्पिरेशन श्वसन, और एक्सक्रेशन होता है उत्सर्जन। तो इन सभी प्रोसेस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से, फूड से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। और हमें अपना भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से और दोनों से भी, क्योंकि कुछ लोग प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। अब ये देखिए कौन है? ये है बूझो। और ये फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ ये है पहेली। क्या कह रही है ये? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। कि जो खाना है, भोजन है, उसको बहुत लार्ज स्केल पे उत्पादन करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भोजन प्रदान करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है बच्चों? रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार निरंतर उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक प्रकार से किया गया प्रबंधन, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि की पद्धतियाँ।
When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक जगह पर एक जैसे ही प्लांट उगाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉप या फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अगर कहें कि गेहूं की फसल उगाई गई है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पूरे फील्ड पर, पूरे खेत पर गेहूं के ही पौधे, गेहूं के प्लांट उगाए जाएंगे, तभी वो कहलाएगी व्हीट क्रॉप। You already know that crop are of different types like cereals, vegetables and fruits. और आप पहले से ही जानते हैं कि जो क्रॉप हैं, फसलें हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow. और इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है कि वो किस सीजन में उगाई जाती हैं, इस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग कैटेगरी में। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर क्या होती है? चेंज होती है। हर एक क्षेत्र की टेम्परेचर अलग है, आर्द्रता अलग है और वर्षा की मात्रा अलग अलग है। अकॉर्डिंग देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उसी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंट पार्ट में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इन्हीं डाइवर्सिटी के आधार पर, विभिन्नता के आधार पर, हम क्रॉप को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो चलिए जानते हैं डिटेल से इन दोनों क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो फसलें रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और भारत में ये रेनी सीजन है वो कब से कब तक माना जाता है? जून से सितंबर तक। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो जो पैडी होती है धान, मेज मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन, ये सभी क्या हैं बच्चों? खरीफ फसलें हैं। और अब है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और जो फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? रबी क्रॉप्स, रबी फसलें कहलाती हैं। सर्दी का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च के बीच के समय में। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चों? व्हीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों और लिनसीड यानी कि अलसी। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और इनके अलावा दालें और वेजिटेबल भी गर्मियों के मौसम में बहुत सारी जगह पे उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन की आधारित पद्धतियाँ। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स several activities undertaken by farmers over a period of time. तो फसल उत्पादन के लिए एक किसान को बहुत से क्रियाकलाप एक निश्चित समय अवधि में करने पड़ते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. और ये सारे क्रियाकलाप या कार्य कैसे होते हैं बच्चों? जैसे कि एक
गार्डन में गार्डनर करता है अपने पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, या कभी कभी हम भी अपने घर में कुछ फैंसी पौधे उगाने के लिए करते हैं, तो वैसे ही काम एक किसान को भी करने पड़ते हैं। These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below। और यही जो कार्य हैं या क्रियाकलाप हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या कृषि की पद्धतियाँ कहलाती हैं, जिनको कि नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। नंबर 2 सोइंग, बुआई। नंबर 3 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाना। उसके बाद 4th है इरिगेशन, सिंचाई। नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, पौधों को वीड से बचाना। नंबर 6 हार्वेस्टिंग, कटाई। और नंबर 7 स्टोरेज यानी कि भंडारण। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, यानी मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो फसल उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है बच्चों एग्रीकल्चर में, खेती में? सबसे पहले हमें मिट्टी को क्या करना होता है? ढीला करना होता है और उलटना पलटना होता है। इसको कहते हैं मिट्टी को पोला करना। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और जब हम उसको ढीला कर देते हैं मिट्टी को, तो इसमें आसानी से पौधों की जड़ें जा सकती हैं। Thus, loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil। और जो लूजन सॉइल होती है, ढीली हुई मिट्टी होती है, वो क्या करती है? जब जड़ें अंदर तक, नीचे तक जाती हैं मिट्टी के अंदर, तो भी वो आसानी से सांस ले सकती हैं। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? तो कैसे लूजनिंग अलाउ करती है रूट्स को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए? द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजन सॉइल होती है, ढीली मिट्टी होती है, वो किस चीज़ में हेल्प करती है? जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनकी ग्रोथ में। अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुए, और जो मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। क्योंकि ये फिर से मिट्टी को क्या करते हैं? लूज करते हैं, बार बार उसको उल्टा पलटी करते हैं और उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? लेकिन मिट्टी को बार बार में टर्न और लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism। बच्चों आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और कुछ सजीव होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। और इसके साथ साथ ही जो मृत पौधे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, वो भी जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज होते हैं या अपघटित होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और इस तरह से बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, क्योंकि डेड प्लांट से भी आते हैं, डेड एनिमल से भी आते हैं, तो सारे के सारे किस में रिलीज होते हैं एनर्जी? मिट्टी के अंदर। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? प्लांट्स के द्वारा। यानी कि वो सारे पोषक तत्व किस में जाते हैं बच्चों? प्लांट्स में जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। और इसीलिए क्या होता है, क्योंकि
कुछ सेंटीमीटर ही, मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है उसके कुछ सेंटीमीटर ही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और इसलिए हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, लूजनिंग करनी पड़ती है, जिससे कि प्लांट्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पहुँच पाएँ। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इसलिए फसल उगाने के लिए मिट्टी को लूज करना और उलटना पलटना बहुत ही ज़रूरी होता है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. और जो बच्चों ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है मिट्टी को लूज करने की और उलटने पलटने की, ये क्या कहलाती है, टीलिंग और प्लोइंग, और हिंदी में कहते हैं जुताई। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ, और ये किसकी सहायता से की जाती है, हल की सहायता से। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, और हल लकड़ी के या लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होती है, खेत में अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूखी है तो क्या करना होगा, हमें हल चलाने से पहले, वहाँ जुताई करने से पहले पानी डालना पड़ेगा। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। कई बार हल चलाए हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं जिन्हें कि क्रम्स कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और इन मिट्टी के ढेलों को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जैसे हम सिंचाई करते हैं और बुआई करते हैं, इसी तरह खेत की लेवलिंग करना भी बहुत ही लाभदायक होता है। लेवलिंग इज ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, और ये जो लेवलिंग होती है बच्चों, ये किसकी हेल्प से की जाती है, लेवलर, यानी कि जो पार्टनर होता है उसकी हेल्प से की जाती है। इससे पूरी मिट्टी को एक लेवल में कर दिया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, और कभी कभी टिलिंग से पहले यानी कि जुताई से पहले मिट्टी के अंदर खाद ऐड कर दी जाती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, और ये किस में हेल्प करती है कि मिट्टी में अच्छे से खाद को मिक्स करने में। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, और बुआई से पहले मिट्टी में पानी दिया जाता है। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, कृषि के औजार। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो बुआई करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जो मिट्टी के क्लम्प्स हैं, मिट्टी के ढेले हैं, उसको तोड़ा जाए, जिससे कि अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये अलग अलग तरह के औजारों से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज़ आर प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर, और इस प्रोसेस के लिए जो मेन टूल हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।